हेलो फ्रेंड, आज हम न्यू मांगवा सीरीज रूफटॉप स्वॉर्ड मास्टर को शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपने रिवेंज को पूरा करता है, जिसका ब्रूटल और किलिंग साइड इतना ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है जो आपको मांगा देखकर ही पता चलेगा। तो मांगा को शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के पास एक एम्बुलेंस आती है, जिसके बाद हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हटो, रास्ते से हटो। जहाँ पर कुछ लोग एक लड़कियों को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जा रहे होते हैं और कहते हैं जल्दी करो। तभी एक बंदा कहता है केयरफुली चलो, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। तभी हम देखते हैं कि वो रूम के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर पुलिस आ चुकी है। तभी वाइट शर्ट वाला पुलिस ऑफिसर पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। इतने में ही हमें पीछे वॉकी टॉकी पर अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर सस्पेक्ट को कंफर्म कर लिया गया है, जिसमें से 6 मेल स्टूडेंट 2 फीमेल स्टूडेंट हैं। आई रिपीट, 6 मेल स्टूडेंट 2 फीमेल स्टूडेंट। जिसमें से पता चलता है कि विटनेस रिपोर्ट भी आई है, जहाँ पे 8 सस्पेक्ट को कंफर्म किया गया है। और ये भी पता चलता है कि उन्होंने न्यूक्वांग मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तभी एक पुलिस वाला कहता है क्या क्या कह रहे हो? क्या सच में उन्होंने न्यूक्वांग मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी? ये हो ही नहीं सकता, ये वो स्टूडेंट नहीं हो सकते। तभी वाइट शर्ट पहने पुलिस वाला कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, वे सिर्फ अभी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हैं जो अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। इतने में ही दूसरा पुलिस वाला कहता है गॉड डैम इट, मैं इन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं। तभी व्हाइट शर्ट वाला पुलिस ऑफिसर कहता है नहीं, ये सिर्फ मिडिल स्कूल के स्टूडेंटों का एक दूसरे को बुली करने का मामला लगता है। तभी ब्लैक शर्ट वाला पुलिस ऑफिसर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन बच्चों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो लोग जाने कैसी कैसी बातें करेंगे और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए लोगों की बात करने से पहले ही मैं उनका मुंह बंद करना चाहता हूँ। तभी दूसरा पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट हो कहता है हाँ, तुम कर लो जो करना है, वैसे भी इस बात की न्यूज बनना तो तय है। जिसे देखकर दूसरा पुलिस वाला काफी परेशान होने लगता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं पानी में डूब रहा होता है। वो कहता है मैं कहाँ आ चुका हूँ। तभी उसको आवाज आती है सी योंग, और उसकी थोड़ी थोड़ी आंख खुलती है। वो कहता है मैं कहाँ हूँ, कौन बुला रहा है मुझे? तभी वो देखता है कि उसकी आंट उसे चिल्ला रही होती है। तभी उसकी आंट उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं हूँ तुम्हारी आंट, बेटा आंखें खोलो। तभी हमें सी योंग की कंडीशन दिखाई देती है, जो कि बहुत ही भयानक होती है। वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसकी एक आंख भी फूटी हुई दिखाई देती है। तभी उसकी आंट उससे कहती है देखो ये मैं हूँ तुम्हारी आंट, पहचाना मुझे? तभी वो थोड़ी हल्की सी आवाज़ में कहता है आंट तुम हो क्या? और वो अपनी आंट से पूछता है मैं कहाँ हूँ। तभी अचानक से उसको डर सा लगने लगता है और उसके अचानक से जाने कैसे काले काले से लोग दिखने लगते हैं और वह काफ़ी डर जाता है। इतना डर जाता है कि उसकी आंट उसकी चिल्लाने लगती है डॉक्टर देखो सी योंग को क्या हो रहा है। बुलाने लगती है अब डॉक्टरों को, डॉक्टर डॉक्टर, काफ़ी तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। तभी डॉक्टर भागते हुए वहाँ पे आने लगते हैं और देखते हैं कि सी योंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और उसे दोबारा ट्रीटमेंट देना चालू कर देते हैं। उसके हाथों में कितनी बार केबल लगाई जाती है उसके निशानों को देखकर ही पता चलता है। तभी धीरे धीरे उसकी कंडीशन थोड़ी सही होने लगती है। तभी उसकी आंट डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बेटा बच तो जाएगा? तभी डॉक्टर उनसे कहता है कि वो ठीक है, वो बस थोड़ा सा सो गया है, वो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, वो अभी थोड़ी देर में ही जाग जाएगा। और फिर देखते हैं कि सी योंग कह रहा है आई एम सॉरी। वो धीरे धीरे करके कोमा में जाने लगता है। वह कहता है व्हाट, ये क्या हो रहा है मुझे? फिर देखते हैं कि कुछ महीने बीत गए हैं, कुछ महीने और बीते जा रहे हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सी योंग की आंट एक एप्पल को छीलते हुए कहती है मैंने सोचा कि तुम अब कभी नहीं उठोगे, लेकिन तुम्हारी बहन ने तुम्हारे उठने की होप नहीं छोड़ी और तुम्हारे पेरेंट्स भी कह रहे थे कि वो उन बास्टर्ड से इन सब का भुगतान कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी सी योंग की आंट कहती हैं कि वो लोग हमें पैसे की पावर दिखा के हमें अपना केस वापस लेने के लिए कह रहे हैं। और साथ ही डिटेक्टिव और उसके साथ वाला एडवाइज़र भी कह रहा है कि
कुछ पैसे लेकर इस केस को सेटल कर लो, इसको यहीं रिफ्यूज कर दो। लेकिन मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उन बास्टर्ड को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन फिर भी उस डिटेक्टिव ने हमारी बात मानने से मना कर दिया और हमें बताया कि उन बुली की परिवारों की तरफ से एक ऑफर आया है कि तुम 1 लाख रुपए ले लो और इस केस को सेटल कर लो, इस केस को अपनी तरफ वापस ले लो। और स्कूल वालों की तरफ से भी उन बुलीज को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस उन्हें कुछ दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड किया गया है और कुछ थोड़ा बहुत डांट गली है, बस ज़्यादा उन्हें कुछ किया नहीं गया है। तुम्हारे पेरेंट्स को जब तुम्हारे साथ हुए इंसिडेंट का पता चला तो वे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बदलने का मन बना लिया। लेकिन फिर भी वह चाहते हैं कि तुम्हें इंसाफ मिले। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि सेयोंग की मॉम उन पुलिस के पेरेंट्स के सामने जाती हैं और कहती हैं कि मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल किया लेकिन मेरे बच्चे को कोई बचाने नहीं आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेयोंग के पेरेंट्स बीच रास्ते में अपने घुटनों के बल बैठ के विनती कर रहे हैं, मेरे बच्चे को बचा ले, और सभी लोग उनको देख रहे हैं एकदम पुतले बने। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और सेयोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी आंट काफ़ी सैडनेस के साथ बताती है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसके इलाज के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, ऑनलाइन टेम्पलेट निकाली, ऑनलाइन ऐड भी रन किए और बहुत कोशिश की कि न्यूज़ की हेडलाइन पर उसका नाम आए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए पास नहीं आया। साथ ही उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की लेकिन पुलिस भी पावरलेस फील करा रही है और साथ ही आम जनता भी उन्हें कह रही है कि वह अपने एफर्ट्स को लगाना बंद करें और इस सिटी से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लें। तभी सेयोंग को उन पुलिस का चेहरा दिखाई देता है। वह सोचता है कि उनके पेरेंट्स कितने पावरफुल हैं जो कि पब्लिक और पुलिस को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। तभी उसकी आंट रोते हुए कहती है, जब तुम कोमा में थे और तुम्हारे उठने का कोई चांस नहीं था तो उन बास्टर्ड पुलिस ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया। तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या फील कर रहे थे। तभी उसकी आंट उसे बताती हैं कि तुम्हारे पापा बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे थे और स्ट्रेस में वह अपनी बॉडी को नोचने लगे और तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी मदर एंड तुम्हारे फादर तीनों लोग आग में जलने की बातें करने लगे। तभी ये सब सुनकर सेयोंग अचानक से चिल्लाने लगा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह जोर जोर से रोने लगा और वह सोचने लगा कि मैं जानता हूँ ये बस एक ड्रीम है और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक ड्रीम ही हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि सेयोंग की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वह काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि बस मैं एक बार सो जाऊं जिसके बाद ये ड्रीम ख़त्म हो जाएगा, बस सिर्फ एक बार मैं सोना चाहता हूं। शुरुआत में सेयोंग अपनी आंट से पूछता है कि मेरे जागने से पहले यहाँ पर क्या हुआ, मुझे पूरी डिटेल के साथ बताओ। तभी सेयोंग की आंट सेयोंग से कहती हैं कि मुझे बताते हुए तो बहुत सैडनेस फील हो रही है लेकिन फिर भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे डैड तुम्हें जस्टिस दिलाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसको सुनकर अपने सेयोंग की आंखों में सैडनेस साफ नजर आती है। और तभी सेयोंग की आंट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि तुम्हारी मॉम ये सब देखने के बाद इतनी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी कि उन्होंने भी तुम्हारे डैड के साथ जिंदा ही जलना पसंद किया। एंड वेल हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है सेयोंग के मॉम एंड डैड का, जो पूरी तरह से जल चुके हैं, उनकी चमड़ी पूरी जल चुकी है। तभी सेयोंग सैडनेस के साथ कहता है कि 2 मंथ बीत चुके हैं मेरे डैड और मॉम के फ्यूनरल को। तभी सेयोंग की आंट बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम्हारे डैड ने अपनी अंतिम सांस तक में जस्टिस दिलाने की कोशिश की है लेकिन यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हुआ है क्योंकि वो जो एक जीव भी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन उनके सामने पुलिस, प्रोसिक्यूटर, मीडिया कोई भी कुछ भी नहीं लगता है।
तभी जो सीयुंग की आंट होती हैं वो एकदम से सैड हो जाती हैं और कहती हैं कि इवन जो 6 मंथ हो चुके हैं उनमें से कोई भी फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वो जुए, मीडिया और इंटरनेट को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक जिन बुलीज ने तुम्हें बुली किया था उनको सस्पेंड कराने वाले प्रिंसिपल, होमरूम टीचर, उनको भी उनके पद से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तभी यहाँ पे सेयोंग थोड़ी कमजोर आवाज में बोलता है। वो जो बुलीज के पेरेंट्स है उन्होंने लास्ट में पब्लिक के सामने आकर माफी मांग ली है, जिनसे उनका गुनाह माफ कर दिया गया है। तभी जो मेरे मॉम डैड के सुसाइड का वीडियो है जहां पर वो आग लगा रहे हैं वो वायरल हो जाता है, जिसके बाद हमें सीयोंग के डैड की आग लगाने की वीडियो दिखाई जाती है जहां पर वो जल रहे होते हैं। जिसके बाद सेयोंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो मेरे डैड का सुसाइड का वीडियो है उसके वायरल होने के बाद बहुत से न्यूज रिपोर्टर, इवन यहाँ तक कंट्री के प्रेसिडेंट तक मेरे पास मेरा हालचाल जानने के लिए आए थे और कह रहे थे कि सिर्फ एक वीडियो की वजह से पूरी कंट्री शेक कर रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है सेयोंग अपनी आंट से कहता है कि उन्होंने हमें सिर्फ एक ऑर्डिनरी प्यूपल समझ रखा है और हमारे नाम को यहाँ कुछ नहीं समझते हैं। जिसके बाद सेयोंग काफी गुस्से में कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स का बदला जरूर लूंगा। और साथ ही साथ अपना सेयोंग यहाँ पे एक ओपी वाला लुक बनाते हुए कहता है, मैं इन सभी पुलिस से अपनी पेरेंट्स के आग लगने का बदला जरूर लूंगा। ऑल सेट गाइस, यहाँ पे हमें लगता है कि अपने मांगा का ओपी वाला लुक चालू होने वाला है जहाँ पे अपना काफी मजा आने वाला है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सेयोंग का अपार्टमेंट जहाँ पे सेयोंग की लैंडलॉर्ड एक पर्सन से बात कर रही होती हैं और बताती है यहाँ का जो किराया है वो हर महीने की दूसरी तारीख को लिया जाता है। तभी वो पर्सन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे प्लीज कांटेक्ट कर लेना। तभी वो लैंडलॉर्ड कहती हैं कि अब जो हमारी डील डन हो चुकी है तो हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। तभी यहाँ पे वो अननोन पर्सन थोड़े गुस्से में कहता है कि लगता है तुम्हें पीपल से बात करने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है और तुम लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। तभी जो लैंडलॉर्ड होती है वो काफी घबरा जाती है और कहती है क्या। तभी वो अननोन पर्सन कहता है जस्ट वन थिंग, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक चेतावनी है। जैसे कि तुम्हें पता है तुम रूफटॉप पर रहती हो और तभी हमें पता चलता है कि लैंडलॉर्ड का अपार्टमेंट रूफटॉप पर है, यानी कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर वो पर्सन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुमने ये डील कैंसिल करने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें यहीं से फेंक दूंगा। और हमें दिखाते हैं ये सारी बात वो पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, जिसको देखकर अपनी लैंडलॉर्ड डर जाती हैं। तभी वो घबराते हुए कहती हैं वो, बट इतने में वो अननोन पर्सन और भी ज्यादा भयानक मुंह बनाकर कहता है एनी प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लीमेंट। जिसको देखकर हमारी जो लैंडलॉर्ड है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसा कहो। जिसके बाद से वो पर्सन अचानक से एकदम खुश हो जाता है और बहुत ही मुस्कुराने लगता है। तो गाइस इसको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है और इससे दूरी बनाकर रखना ही सही रहेगा। तभी वो पर्सन कहता है चलो अच्छा है, अब हम गुड बाय कहते हैं। और तभी लैंडलॉर्ड कहती है थैंक यू। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोई माउस पे क्लिक कर रहा होता है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेन कैरेक्टर सेयोंग होता है। वो पता नहीं क्या लेकिन काफी जोर से कंप्यूटर पे कुछ सर्च कर रहा होता है और टाइप करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सिंजन कॉर्पोरेशन के बारे में सर्च कर रहा होता है और उसको काफी ज्यादा जानकारी भी मिल जाती है, जिसमें हमें पता पड़ता है ये जो सिंजन कॉर्पोरेशन है ये सेकंड हाईएस्ट कोरियन एंटरप्राइजेस है। इतना जानने के बाद सेयोंग और भी ज्यादा जल्दी जल्दी सर्च करने लगता है जहाँ पे उसको बहुत सारे और भी जानकारी मिलती है। तभी यहाँ पर सेयोंग के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें पता पड़ता है कि सेयोंग के अकाउंट में 405 मिलियन पॉन्ड डिपॉजिट किए जाते हैं। तभी यहाँ पे सेयोंग की डोरबेल बजती है और सेयोंग फटाक से उठता है और डोर के पास दौड़कर जाने लगता है और सोचता है कि डोर पर कौन होगा। यही सोचते हुए वो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है और फिर कहता है उफ, अप्रोक्स 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने अभी तक गेट नहीं खोला है। तभी सेयोंग डोर खोलता है और सोचता है शायद ये डॉक्टर होंगे या अस्पताल से कोई और तभी सेयोंग डोर खोल देता है। जैसे ही डोर खुलता है सूरज की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर आती है, जिससे वो अपनी आंखों को ढकते हुए कहता है उफ, ये सूरज बिना। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेयोंग के घर पे एक लड़की आई होती है जो बिना कुछ बोले सीधा घर के अंदर घुसने लगती है। और तभी सेयोंग तिरछी निगाहों से उसको देखता है और कहता है ये लड़की
तभी वो लड़की कहती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, तुम इतनी बेकार जगह में रहते हो, यहाँ पर इतना कूड़ा फैला हुआ है। और तभी वो लड़की सियोंग से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें लाइट का यूज करना नहीं आता है क्या, तुम इतना अंधेरे में क्यों रहते हो, इस तरह से तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी और तुम ब्लाइंड हो जाओगे। तभी वो लड़की अपनी फ्लैश ऑन कर देती है और हम लोग देखते हैं कि सच में सियोंग का घर एकदम कचरे से भरा होता है। और वो लड़की कहती है कि ऐसे घर में कोई कैसे रह सकता है, और हम देखते हैं कि कितना ज्यादा कूड़ा है। ये देखकर तो मुझे भी काफी हंसी आ रही है कि सियोंग कितनी बेकार जगह में रहता है। तभी सियोंग कहता है कि तुम कौन हो। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम एक ब्लाइंड डेट कर रहे हैं, जल्दी से कुछ चेकअप कर लो और फिर चलते हैं। तभी सियोंग काफी अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है और हमें देखते हैं कि वो नर्स पूछ रही है तुम्हारा आर्म कैसा है। इसमें सियोंग कहता है कि हाँ थोड़ा सा दर्द है बस। और वो लड़की पूछती है तुम्हारे पैर, बैक और तुम्हारे आईज कैसी हैं। इसमें सियोंग कहता है बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तभी वो लड़की सोचती है कि हाँ सारी रिपोर्ट है तो ठीक है, इसका ब्लड प्रेशर 104/100 है। तभी वो लड़की चिल्लाती हुए कहती है तुम इतनी गंदगी वाली जगह में रहना बंद करो, तुम अब कहीं साफ सुथरी जगह में नहीं रह सकते क्या, इससे तुम्हारी रिकवरी में इफेक्ट पड़ रहा है। तभी सीईओ यहाँ पे भयंकर वाली बेइज्जती करते हुए कहता है हाँ ठीक है, और देखते हैं वो यहाँ से जाने लगता है। तभी वो नर्स उससे कहती है तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें यहाँ पे रहना बंद करना होगा और किसी साफ सुथरी जगह पे रहना चाहिए। तभी सीईओ यहाँ पे कुछ टाइप करने लगता है अपने मोबाइल में, जिसे वो लड़की अपनी तिरछी निगाहों से देखती है। और तभी देखते हैं कि उस लड़की के मोबाइल पे एक मैसेज आया होता है जो अपने सीईओ ने किया होता है। जिसके बाद ये तो नहीं बताती कि मैसेज में क्या होता है, लेकिन उसे देखकर वो लड़की काफी तेजी से चिल्लाते हुए कहती है हे यू, मैं यहाँ पे ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि सच में तुम्हारी रिकवरी काफी स्लो है। जिसके बाद अपना सीईओ सिर्फ उसे एक तिरछी निगाहों से देखता है, जिस पर वो नर्स अपने दांत पीसकर कहती है तुम्हें समझाना बेकार है, और वह यहाँ से काफी तेजी से जाने लगती है और कहती है अभी तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी प्रॉपर ब्रेक लेना चाहिए और स्कूल जाने से पहले तुम्हें बाहर एक बार घूम लेना चाहिए और लोगों से मिलकर कुछ बात कर लेनी चाहिए। तभी साथ में वो लड़की जाते जाते कहती है मैं वापस आऊंगी तुम्हारा दोबारा से चेकअप करने के लिए। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा सीईओ अपना मोबाइल चार्ज पे लगाते हुए कोई एप्लीकेशन खोलता है, जिसमें वह किसी को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उस पर उसे नहीं मिलता। और वहां पे नोटिफिकेशन आता है कि तुम उस पर्सन की फ्रेंड लिस्ट से हट चुके हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तभी सीईओ शॉक होते हुए कहता है और जल्दी जल्दी से अपने कंप्यूटर में टाइप करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं होता है और वह अपना मोबाइल तेजी से जिसके बाद वह वहां से उठकर जाते हुए कहता है मेरी उससे बात क्यों नहीं हो पा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं वह जाते जाते अपने बिस्तर पर गिर जाता है और आंखें बंद करते हुए सोने लग जाता है। तभी वह अपने सपने में देखता है कि वह पृथ्वी से काफी दूर जा रहा है, जहाँ पे वह देखता है एक स्वॉर्ड को जो तेजी से आती है पृथ्वी की ओर और आते आते उसके रूफटॉप पर गड़ जाती है। जिसके बाद सीईओ अचानक से हड़बड़ाते हुए उठता है, वह बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। वह कहता है ये क्या हुआ अभी मेरे साथ, क्या यहाँ पे घर पे कोई आ चुका है, ये वही पुलिस हो सकते हैं या फिर कोई और, शायद से चोर भी हो सकते हैं। और वह घबराते हुए गेट की ओर जाता है। तभी इतना ज्यादा सोचने की वजह से अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है और वह वहीं पे अपना सीना पकड़ते हुए काफी जोर से कांपने लग जाता है। और तभी वह मुट्ठी कसते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो मुझे आगे बढ़ना ही होगा। और तभी वह हिम्मत बांधते हुए गेट खोलता है और गेट खुलते ही सीईओ की आंखों में काफी तेजी से रोशनी लगती है, जिससे वह अपने हाथ आगे करता है। और तब वो हाथ हटाता है तो देखता है कि उसकी छत पर एक स्वॉर्ड खड़ी होती है जिससे आग निकल रही होती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वह काफी ज्यादा घबराते उस स्वॉर्ड के पास आता है। वह कहता है ये यहाँ पर कैसे आई, आखिरकार कैसे, ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे कि वीडियो गेम में मिलती है, आखिरकार मैं इसको क्या बुलाऊं। जिसके बाद सीईओ काफी ज्यादा देखने लगता है उस शॉट को, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से, और फिर उसका दिमाग एकदम शून्य पड़ जाता है और वह काफी तेजी से चिल्लाने लगा है कि ये यहाँ पर कैसे आया, ये आखिर है क्या। जिसके बाद हमें दिखाते हैं पड़ोसियों को जो काफी ज्यादा चिल्लाने
की आवाज सुनकर अचानक से ऊपर की ओर देखने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन आता है सेयोंग के पास, जो कि कहता है ये सब सिर्फ एक ड्रीम है, सिर्फ एक ड्रीम। जिसके बाद वह अपने अपार्टमेंट की ओर जाता है और जाते ही बिस्तर पर लेट जाता है। जिसके बाद सीएम को ये एहसास होता है कि उसे वो शॉर्ट बुला रही है, वह कह रही है कि तुम्हें पावर चाहिए। जिसके बाद सीएम सो जाता है और उसके सपने में आते हैं सैनिक, जिसमें एक सैनिक हॉर्न बजा रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है बहुत सारे सैनिक और सीएम कहता है ये क्या हो रहा है। जिसके बाद सीएम के सामने आता है एक पर्सन, जो कि वही शॉट लिए खड़ा होता है और सीएम कहता है ये तो सिर्फ वही शॉट लग रही है जो कि मेरे छत पर आई थी। और अचानक से सीएम के फेस पर काफी ज्यादा तेजी से हवा लगने लगती है और वह संभलते हुए खड़ा होता है। जिसके बाद उसके सामने दिखाई देता है काफी ज्यादा लाशों का ढेर, जिसको देखकर अपना सीएम बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है ये मेरे सामने क्या रखा है, इतनी सारी लाशें। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सीएम अपने अपार्टमेंट में जाग जाता है और कहता है ये सिर्फ एक ड्रीम था। फिर थोड़ा सोचने के बाद सीएम कहता है इसको सिर्फ ड्रीम नहीं समझना चाहिए, ये शायद से रियलिटी भी हो सकती है। मुझे जाकर देखना चाहिए क्या वो शॉट अभी भी वहीं पर है कि नहीं है। और वह धीरे धीरे जाने लगता है रूफटॉप की, और जब वह रूफटॉप के ऊपर पहुंचता है और गेट खोलने लगता है तो वह देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वह शॉट अभी भी वहीं पर होती है, उससे आग निकल रही होती है। जिसके बाद वह अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहां से पानी लेकर आता है। जिसके बाद वह उस पानी को शॉट के ऊपर डालने लगता है और वह आग बुझाने लग जाता है। जिसके बाद जब आग बुझती है तो वह कहता है ये शॉट ऐसी कैसी हो सकती है जिसमें अपने आप आग लग रही है। जिसके बाद वह वापस से अपने अपार्टमेंट में जाता है और कुछ इसी टाइप का लाता है। जिसके बाद वह कहता है ये स्वॉर्ड शायद से मैंने उस कमांडर के हाथों में देखी थी जिसका नाम वैगॉन स्टैन था। जिसके बाद सेयुंग सोचता है आखिरकार मैं स्वॉर्ड को छत से कैसे निकालूं, और वह दोबारा से अपने अपार्टमेंट में जाता है और अपने साथ एक टूल बॉक्स लाता है, जिससे वह एक हथौड़ी उठाता है और कहता है शायद से हथौड़ी से ये स्वॉर्ड निकल आए। और वह काफी ज्यादा ताकत लगा के इस स्वॉर्ड को उस हथौड़ी पे मारता है, सॉरी उस हथौड़े के स्वॉर्ड पर मारता है और देखता है कि वह हथौड़ा टूट जाता है। जिसे देखने के बाद सेयुंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये बात किससे होनी है, शायद से अंबुजा सीमेंट से। और सेयुंग इस बात को अपने दिल पर ले लेता है और कहता है ये शायद से अंबुजा सीमेंट से बनी हो सकती है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी इस स्वॉर्ड को निकाल कर रहूंगा। और वह वापस से अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहां से एक बेसबॉल बैट लाता है और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है अब मैं देखता हूँ ये स्वॉर्ड आखिरकार कैसे नहीं निकलेगी। और हम देखते हैं कि सियोंग बहुत ज्यादा तेजी से उस बेसबॉल बॉट को स्वॉर्ड के ऊपर मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह बेसबॉल बॉट रिफ्लेक्ट होकर उसी के ऊपर आकर लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग छत पर पड़ा होता है और उस माथे से धुआं निकल रहा होता है और वह कहता है ये टूटती क्यों नहीं। जिसके बाद सिंह काफी ज्यादा गुस्से में उठता है और कहता है मैं इसको उठा कर रहूंगा। और हम देखते हैं कि सिंह अपने दोनों हाथों से उस स्वॉर्ड को उठाने लग जाता है और पता चलता है कि स्वॉर्ड उसके हाथों से बॉन्ड होने लग जाती है और वह कहती है मेरा नया होस्ट। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड से काफी ज्यादा आग निकलने लग जाती है और सियोंग कहता है ओ माय गॉड ये आग फिर से आने लग गई। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोंग काफी ज्यादा चौंकते हुए ऊपर देखता है कि ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा एक आग का गोला तैयार हो रहा होता है। जिसके बाद वह आग धीरे धीरे कर सियोंग के शरीर में घुसने लगती है और हम देखते हैं कि उस आग के सियोंग के शरीर में घुसने से सियोंग की सारी नसें विजिबल होने लगती हैं। वह काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा है। वह रोशनी पूरी तरह से सियोंग के अंदर घुस जाती है और इसी के साथ वह स्वॉर्ड भी छत से निकल आती है। जिसके बाद सियोंग वहीं पर स्वॉर्ड के साथ गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो गाइस यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो आप लोगों को आप कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो
तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं अपने सीयू को, जो कि छत पर बेहोश पड़ा होता है अपनी तलवार के साथ, और हमारा यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ औरतों को जो कि आपस में बात कर रही होती हैं। और एक औरत कहती है कि रूफ टॉप पर क्या चल रहा है, क्योंकि वहां से कई दिनों से कुछ आवाजें आ रही हैं। तभी एक औरत कहती है, पता नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी रात को जगकर कह रहे थे कि पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है, बहुत तेज तेज से आवाज आ रही है। और हमें दिखाते हैं एक औरत डरते हुए कहती है, मेरे हस्बैंड तो पुलिस के बुलाने वाले थे, उनको लग रहा था कि ऊपर कुछ गलत हुआ है। तभी एक औरत कहती है, रूफ टॉप पर तो हमारे लैंडलॉर्ड रहते हैं। तभी उनमें से एक औरत कहती है कि मैं यहाँ पे 2 सालों से रह रही हूँ और मैंने तो कभी अपने लैंडलॉर्ड को देखा ही नहीं है। यहाँ तक कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा लैंडलॉर्ड लड़की है या लड़का, और हमें अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए ऊपर से पता नहीं कैसी आवाजें आ रही हैं। तभी एक औरत कहती है, हमें शायद से पुलिस को बुलाना चाहिए। तभी एक औरत कहती है कि हम अपने पुलिस से कहेंगे क्या, ऊपर क्या हो रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीएम को, जो कि बहुत तेजी से उठते हुए कहता है, ये क्या हुआ, ये सपना कैसा था। तभी वो कहता है, ये सपना नहीं, ये बहुत ज्यादा रियल जैसा लग रहा था। और देखता है कि उसे उस सपने की बहुत ज्यादा मेमोरी अभी भी याद है। तभी उसके सीने में अचानक से दर्द होने लगता है और वो कहता है, हैप्पीनेस, डिजायर, सैडनेस, फ्रंकी, मूव्ड, हेट्रेस, गिल्ट एंड ये सारे इमोशन मुझे एक साथ फील कैसे हो रहे हैं। तभी वो कहता है, कुछ भी हो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वह अपनी तेजी से गर्दन हिलाते हुए कहता है, चलो अब मैं चलता हूँ। और जैसे ही वह उठने लगता है, वह देखता है कि वो तलवार उसके हाथ में है। वह कहता है, ये तलवार अभी भी यहाँ पर कैसे है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या ये सच हो रहा है, क्या ये तलवार यहाँ पर फंस गई है। और वह चारों तरफ नजर घुमाकर कहता है, ये यहाँ पर कैसे फंस सकती है। तभी वह कहता है, ये पहले से काफी लंबी एंड भारी हो चुकी है। फिर कहता है, ये तो पहले से ही भारी थी। तभी वह यहाँ से उठने लगता है और तलवार को काफी मेहनत करके उठाता है, फिर भी वह उससे उठती नहीं है। वह जैसे तैसे करके तलवार को खड़ी करता है और देखता है ये काफी ज्यादा भारी है एंड उससे संभल भी नहीं रही है। तभी सियंग धीरे से उस स्वॉर्ड पर अपने हाथों को फेरता है और कहता है, इट्स वॉर स्वॉर्ड, यह एक युद्ध की तलवार है जिसका नाम है बिगिनिंग ऑफ द थंडर। तभी वह सोचता है, लेकिन ये स्वाड यहाँ पर आई कैसे, और कहता है, क्या इसे मैंने मंगाया है। तभी उसके दिमाग में एक आवाज आती है, क्या ये जरूरी था। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर कैसे आई, तुम्हें तो बस अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। तभी सीयोंग कहता है, चलो तो इसको उठाकर देखते हैं। और हम देखते हैं वो बहुत मेहनत से अपने दोनों हाथ लगाकर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उस तलवार को उठाता है। और हम देखते हैं कि सियोंग काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है और वह कहता है, ये तलवार ये बहुत भारी है। और कहता है, तो चलो अब प्रैक्टिस करते हैं इस स्वॉर्ड को फ्रीली चलाने के लिए। और हम देखते हैं कि उसके दिमाग में ओपी ओपी से इमेज बनने लगती है कि कोई योद्धा उसे सिखा रहा है। और वह कहता है, तो बस अब मुझे इस अपनी इमेजों को ध्यान में रखकर इन तलवारों को चलाना है। और वह देखता है कि वो तलवार उससे उठ भी नहीं रही होती है, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को उठा ही लेता है। और हम देखते हैं कि उस तलवार का वजन इतना ज्यादा होता है कि अपने सींग पे संभल भी नहीं रहा होता है और उसका काफी ज्यादा पसीना निकलने लगता है। और हम देखते हैं वो चिल्लाता है, आउच, और देखते हैं कि उसकी तलवार नीचे गिर गई होती है। तभी पता नहीं कैसे, लेकिन हम अपने अगले सीन में देखते हैं कि वही नर्स सीयोंग के पास आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे पहले भी बुला सकते थे, लेकिन ये सब हुआ कैसे। और इसी सवाल के साथ हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारे चैप्टर अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीयोंग की नर्स होती है, वो किसी से बात करते हुए काफी ज्यादा हंस रही होती है। तभी उसके मोबाइल पे एक कॉल आती है और वह तभी कहती है कि सॉरी बट मुझे ये कॉल अटेंड करनी होगी। तभी वह बंदा कहता है, ठीक है आप कॉल कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं सीयोंग हेलो करती है और वहां से आवाज आती है, हेल्प मी, जिसको सुनते ही वो नर्स काफी ज्यादा चौंक जाती है और आंखें बड़े करती हुई अपने हाथों को टेबल पे मारती है और कहती है, सॉरी बट मुझे अभी जाना होगा। और वह तभी जाते हुए कहती है, मैं आपसे कुछ देर बाद मिलूंगी। और हम देखते हैं सियोंग की नर्स काफी तेजी से वहां से जाने लगती है। तभी वह इंसान चिल्लाता है, मिस बोरा।
तभी हमें पता चलता है इस नर्स का नाम है मिस बोरा। और इस नाम के पीछे मुझे मत कहना कि इसका नाम बोरा कैसे, इसका नाम बोरा है तो बोरा है। हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है सीयूंग के पास, जिसके पास मिस बोरा आ चुकी होती हैं और वह कहती हैं तुम्हें पता है मैं अपनी मीटिंग छोड़कर यहाँ आई हुई हूँ। वैसे अब वो सब बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो तुम बताओ तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई है। ये सुनते ही सीयूंग अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है। तभी मिस बोरा पूछती हैं तुम्हारी रिस्ट पर इतनी सूजन क्यों आ गई है, इवन तुम्हारे हिप्स और बैक इतने क्यों सूज गए हैं। तभी सीयूंग घबराते हुए कहता है वो मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तभी मिस बोरा कहती हैं एक्सरसाइज, तुमने पिछले 2 साल से कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है और तुम अचानक से एक्सरसाइज करने लगे हो, ये कोई जोक नहीं है। तुमने लगता है 2 घंटों में बहुत ज़्यादा ही वेट उठा लिया है, लगभग 100 बार। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुमने ये सब किया कैसे। और तभी हम देखते हैं मिस बोरा काफ़ी ज़्यादा ईविल सी स्माइल करते हुए सीयूंग को देखती हैं, जिससे हमारे सीयूंग के पसीने छूटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीयूंग के मोबाइल पे कॉल आई होती है और मिस बोरा जाकर उस कॉल को उठाने लगती हैं और सीयूंग भी उठकर देखने लगता है किसकी कॉल है। तभी मिस बोरा कहती हैं हेलो, हाँ ये सीयूंग का ही फ़ोन है और मैं उसकी नर्स बोल रही हूँ, मैं उसका डेली बेस पे चेकअप करती हूँ। तभी पीछे सीयूंग देखते हुए कहता है अरे भाई मजाक ये। तभी मिस बोरा कहती है हाँ मेरा नाम किम बोरा है और मैं हीवोंग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तरफ से सीयूंग का रेगुलरली चेकअप करती हूँ। तभी वहाँ से कोई कुछ पूछता है शायद सीयूंग की कंडीशन कैसी है। तभी नर्स सीयूंग की तरफ टेढ़ा मुंह करते हुए कहती है हाँ सीयूंग की कंडीशन वो ठीक ही ठाक है, उसको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। और तभी सीयूंग की नर्स कहती है चलो फाइनली इनकी सर्विस ख़त्म हो गई है। और वह जैसे ही कॉल काटती है तभी दिखती है सीयूंग की मोबाइल की स्क्रीन, जिस पर काफ़ी ज़्यादा मिस कॉल्स डली होती हैं। वह चौंकते हुए कहती है हाँ इतनी सारी मिस कॉल्स। तभी मिस बोरा कहती है हाँ इसकी हालत देखकर लग भी रहा है कि इसने कोई कॉल अटेंड नहीं की होगी। तभी मिस बोरा सीयूंग से पूछती हैं क्या तुम्हारे साथ रात में कुछ हुआ था, क्योंकि बिल्डिंग में जो किराए से रहते हैं वो कह रहे थे कि रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में कुछ छत से आवाज़ें आती हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट को रिपोर्ट की थी। तभी हम देखते हैं सीयूंग थोड़ा घबराते हुए कहता है हाँ, जिसके बाद वो कहता है मैं बस थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था। तभी वो नर्स कहती है हाँ क्या चिल्ला रहे तुम बस। लेकिन इतना कहते ही मिस बोरा थोड़ा शांत हो जाती हैं, अजीब अजीब सी पोज बनाकर कहती हैं बस कुछ दिन और, जिसमें तुम अपनी बैंडेज रेगुलरली चेंज करते रहोगे तो तुम काफ़ी जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी मिस बोरा अचानक से सीरियस होते हुए कहती हैं एवरी डे तुम्हें ये रोज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा, लेकिन फिर भी मैं हर हफ्ते तुम्हें चेक करने आऊँगी, लगभग मैं नेक्स्ट वीक नहीं मैं अगले ट्यूसडे या फिर थर्सडे तुमसे मिलने आऊँगी। तभी वह कहता है क्या इतने जल्दी। और हम देखते हैं कि मिस बोरा काफ़ी तेज़ी से गेट बंद करते हुए निकल जाती हैं और सीयूंग पीछे से अपने दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए कहता है नहीं मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीयूंग का अपार्टमेंट रूफटॉप से, जिसके बाद हमारा सीन आता है सीयूंग के बेड पर, जहाँ पर वो सो रहा होता है और धीरे से जगते हुए कहता है हाँ लगता है अब कोई नहीं है। जिसके बाद वह अपने बेड के नीचे देखता है जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड रखी होती है। वह नीचे से स्वॉर्ड निकालता है और काफ़ी मेहनत करते हुए उसे सीधा खड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बस स्वॉर्ड उसके बेड पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं सीयूंग को जो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। वह कहता है ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, जिसकी वजह से मेरे हाथ भी काँपने लगते हैं। और तभी पीछे से सीयूंग को आवाज़ आती है कि तुम कभी भी इस तरह से इस स्वॉर्ड को नहीं चला पाओगे। जिसको सुनते ही सीयूंग अचानक से पीछे मुड़कर देखता है और कहता है क्या ये आवाज़ कैसे आई। तभी फिर से सीयूंग को वही आवाज़ सुनाई देती है तुम ऐसे कभी नहीं सीख पाओगे, तुम अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें अभी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है।
और हम देखते हैं सीयोंग अपना सिर और दिल पकड़ के काफी ज्यादा रोने से लगता है और कहता है ये आवाज इतनी इरिटेटिंग कैसे है। और तभी सीयोंग को सुनाई देता है कि पावर पाने का पाथ एकदम सिंपल है, तुम्हें बस स्वॉर्ड को लेकर भागना है एंड स्वॉर्ड को स्विंग करना है और तुम आसानी से स्वॉर्ड को चलाना सीख जाओगे। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं अपने सीयोंग को, जो कि बिस्तर पर सोते हुए अपना सपना देख रहा होता है, जिसमें वह देखता है कि उसके मम्मी पापा आग लगा रहे होते हैं और वह कहता है ये किस लिए किया इन्होंने। और वह बहुत तेजी से रोने लगता है, अपने दिल को पकड़कर वह कहता है ये किस लिए था। तभी उसकी आंख खुलती है और वह कहता है रिवेंज, अब मुझे रिवेंज लेना होगा। जिसके बाद वह काफी तेजी से उठता है और अपने आंसू पोंछते हुए कहता है अब मुझे काफी जल्दी पावरफुल होना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वह सीधे अपने रूफटॉप पर आ जाता है और ट्रेनिंग करने लगता है। और तभी उसका फोन में मैसेज आता है और हम देखते हैं उसकी नर्स को, मिस बोरा को। वह मैसेज में काफी ईविल वाली स्माइल करते हुए कहती है मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही खड़ी हूँ, अपना दरवाजा खोलो। और सीयोंग कहता है प्लीज अपने एज के हिसाब से तो एक्ट करो। जिसके बाद वो मिस बोरा अपना मुंह फुलाते हुए उसके अंदर चली जाती है और हम देखते हैं मिस बोरा अपना काम करते हुए सीयोंग का चेकअप करते हुए कहती है तुम्हारी हार्ट बीट तो नॉर्मल है और तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, लेकिन जब तुम्हारे हार्ट में दर्द होने लगता है तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे आपकी हार्ट बीट की रीडिंग भी काफी ऊपर नीचे होती है। तभी वह कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, इवन तुम्हारा एंकल और रिस्ट भी काफी कमजोर है, तो तुम्हें अभी ट्रेनिंग करना अवॉइड करना होगा। जिसके बाद अपना सीयोंग कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे ट्रेनिंग करनी ही होगी। जिसके बाद मिस बोरा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती हैं तुम्हें बंद करना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं हुए तो काफी दिनों बाद तुम ठीक हो पाओगे और तुम अपने स्कूल भी नहीं जा पाओगे। तभी अपना सीयोंग काफी ज्यादा गुस्से में मिस बोरा को कहता है क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता। तभी भाई मिस बोरा कहती है कि नहीं, तुम्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया है। और तभी समझाती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी मिस बोरा कहती है तुम काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी बॉडी बन गई है, लेकिन तुम्हारी चेस्ट मसल कुछ ज्यादा ही ग्रो अप हो गई है। और हम देखते हैं मिस बोरा काफी ज्यादा इविल से हंसी करते हुए सीयोंग की चेस्ट मसल प्रेस करने लगती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस सीयोंग को, वह अपने रूफ टॉप पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वह कहता है मुझे जल्दी जल्दी मैसिव स्ट्रेंथ करनी होगी और वह कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको पालूंगा और वह काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वो अपने सीयोंग को काफी ज्यादा ओपी वाला लुक और वह कहता है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये स्वॉर्ड की ब्लेसिंग है, द सेंस ऑफ इट। सीयोंग कहता है इस स्वॉर्ड की सारी मेमोरी मेरे पास है और वह धीरे धीरे मेरे दिमाग में आ रही है। और हम देखते हैं सीयोंग कहता है मैं और भी ज्यादा ट्रेन करूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीयोंग की सिटी को। वहाँ कहते हैं कि मौसम काफी ज्यादा खराब चल रहा है और हमें एक टेलीविजन दिखाई जाती है जिस पर एक आदमी कह रहा होता है ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है मैं इसको समाप्त करूंगा। और तभी हम देखते हैं उससे एक आदमी हाथ मिलाकर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर चेयरमैन। जिसके बाद हमें इसका नाम पता पड़ता है, जिसका नाम है जंग सुन चुल, जो कि इलेक्शन का 21st प्रेसिडेंट माना जाता है। तभी उसका मोबाइल बजता है और वह कहता है मैं बात करने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं अपने सीयोंग की आंखों को और वह अपनी तलवार को कंधे पर रखते हुए और टेलीविजन को देखते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जिसके बाद वो बात करते हुए कहते हैं कि वाह अब तो हमारे ये पूरी कंट्री में सेलिब्रेशन हो रही है कि मैं प्रेसिडेंट बन गया। तभी उनके पीछे से उनकी असिस्टेंट आती है, वह कहती है कि मिस्टर सीयोंग वापस आ रहा है। तभी प्रेसिडेंट सुंग कहते हैं वो बच्चा वो कुछ नहीं कर सकता है। और हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है सीधे इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर हमें दिखाया जाता है कई सारे बॉडीगार्ड्स को जो कि कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिनमें होती है एक लड़की और 2 लड़के, जिनमें से लड़की का नाम होता है यूजिन और व्हाइट बाल वाले लड़कों का नाम होता है जोन ह्यूंग और ब्लैक बाल वाले लड़के का नाम होता है सुगो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ये और 3 लोगों से मिलते हैं जिनका इंट्रोडक्शन हमें आगे दिखाया जाएगा। और हम देखते हैं ये लोग बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा हंसते खेलते हैं और हम देखते हैं आगे जाकर ये लड़के काफ़ी ज़्यादा ईविल सी स्माइल करते हैं और कहते हैं तुमने काफ़ी अच्छी प्लानिंग की है। जहाँ पर हमें इनकी प्लानिंग का तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हम आगे देखेंगे।
तभी यह लड़का कहता है काफी ज्यादा इविल स्माइल करते हुए, ऑफ कोर्स हाँ मैंने की है। जहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है सीओम के पास, जहाँ पर उनके फोन पर आवाज आती है। वह कहती है क्या तुम सच में अपने स्कूल वापस नहीं जाना चाहते? वहीं पर सीओम कहता है हाँ मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। जिसके बाद सीओम अपने मन में कहता है अब रिवेंज लेने का वक्त आ गया है, मैं एक एक को जिंदा निकल जाऊंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है एक बंदे के ऊपर, जो कि अपने सीओम के अपार्टमेंट को देखते हुए कहता है ये वही लोकेशन है। जिसके बाद वह बंदा कहता है लेकिन अभी मुझे ये भी पता नहीं है कि वह अंदर है कि नहीं है। जिसके बाद हमारा एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गाड़ियों को, जिनके अंदर वही दो इंसान बैठे होते हैं, एक वाइट वाल वाला इंसान, एक येलो वाल वाला। और वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वो सेयोंग वो कभी वापस नहीं आएगा, हमें तो लगता है उसने जापान ही छोड़ दिया है। तभी वो वाइट वाला इंसान कहता है क्या मुझे भी यही लगता है। और वह कहता है ये सब छोड़ो, मुझे याकुजा की तरफ से इनविटेशन आया है। तभी वो येलो वाले वाला इंसान कहता है क्या याकुजा? तभी वो कहता है हाँ वही याकुजा, जिसका फ्रेंड सीयोंग है। और वह काफ़ी ज़्यादा ईविल वाली स्माइल बनाते हुए कहता है उसने इनविटेशन दिया है, इसका मतलब वहाँ पे सीयोंग भी होगा। तभी वह कहता है उस सीओंग की तो अब खैर नहीं, अच्छा हुआ उसके माता पिता ने अब खुद ही आग लगा ली। हम देखते हैं सीओंग अपने मोबाइल में पोस्ट देख रहा होता है, जिसमें वही पुलिस काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। जिसके बाद सीओंग कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कब मिलोगे? मुझे अपना हिसाब बराबर करना है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एयरपोर्ट का, और हमें देखते हैं कि वहां पे एक लड़की कह रही होती है सीओंग के डेथ का शुक्रिया, 21st प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। जिसके बाद सामने वाली लड़की कहती है हाँ अब ये तो होना ही था। जहाँ पे हम देखते हैं काफी ज्यादा लंबी सी कार आती है, जिसके बाद वो लोग उसमें बैठकर जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है उस सीओम का क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें जापान छोड़कर जाना पड़ा था? तभी वो लड़के कहते हैं हाँ अभी उनसे मुझे बदला लेना है। और वह काफी ज्यादा ईविल सी स्माइल करने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है मैं सीयू को चमगादड़ बनाकर मारूंगा, जिस पर ये सारे लोग काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनके मोबाइल पे एक मैसेज आया होता है, जिसको देखने के बाद वह अचानक से काफी तेजी से चिल्लाता है। वह कहता है ये क्या है? जिसके बाद हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि मैसेज में क्या था, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी भी बहुत ज्यादा उछलने लगती है अपने यहाँ जंपिंग जपाक बन के। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीओ का अपार्टमेंट, जहाँ पर दो बंदे आए हुए होते हैं। वह कहते हैं कि आज तो इस सीन की खैर नहीं, और हमें दिखाया जाता है एक बंदा सीओ के रूम की ओर जा रहा होता है। जिसके बाद वह सीओ के रूफटॉप का गेट खोलता है और अंदर जाने लगता है और कहता है यहाँ पर इतनी शांति है, मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तभी वह अपार्टमेंट के अंदर जाने लगता है और दरवाजा खोलने के लिए जाता है। जिसके बाद वह जैसे ही दरवाजा खोलता है वह कहता है यहाँ कितना अंधेरा है, यहाँ मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और वह घड़ी में टाइम देखता है, 1:05 हो रहा होता है। तभी नीचे वाला बंदा कहता है ये डफर ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लगता है मुझे ऊपर जाकर देखना पड़ेगा ये कहाँ रह गया। और हम देखते हैं ये जैसे ही सीओ के अपार्टमेंट पर पहुंचता है तो रूफ टॉप पर पहुंचते ही यह कहता है ये दरवाजा तो पहले से ही खुला है। तो ये वह कहता है मुझे अंदर जाकर देखना होगा। और वह जैसे ही अंदर झांकता है वह काफी ज्यादा घबरा जाता है, एक हाथ उसके पास आ रहा होता है और जैसे ही वह देखता है उसके सिर पर अचानक से काफी तेजी से हाथ पड़ता है और उसे अंदर को खींच लेता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां सीओ के अपार्टमेंट के नीचे पुलिस आई हुई होती है। तभी उनमें से एक पुलिस वाला कहता है क्या तुम जानते हो यह बिल्डिंग एक स्पेशल केस के तहत जांच हो रही है, यहाँ पर लोग टाइम टू टाइम आकर चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक काफी खतरनाक सा केस हुआ होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वहीं पर उन पुलिस को, जिसमें से वह कहता है अभी 11 हो चुके हो और तुम्हारे उस बंदे का फोन भी नहीं आया कि काम डन हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है येलो वाल बंदे को। वह कहता है मैं अभी उसको कॉल करके पूछता हूँ। वह कहता है क्या तुम अब उसको कॉल करके पूछ रहे हो?
तभी वह कॉल करता है और उसका फोन रिंग होता है लेकिन कोई उठाता नहीं है। तभी वह अपने अंकल को फोन करता है। वह कहता है, अंकल ये मैं हूँ चोंग सू। तभी वो अंकल कहते हैं, ओह चोंग सू मेरे बेटे। तभी हमें इनका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। यह होते हैं मीरा क्रेडिट एजेंसी के प्रेसिडेंट चोई जोंगचान। वह कहते हैं, क्या इतने एफर्ट लगाने के बाद भी अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। और हमें पता चलता है ये उसी सीईओ की बात कर रहे होते हैं कि उसका काम तमाम क्यों नहीं हुआ। तभी हमें दिखाए जाते हैं उन्हीं दो बंदों को जो सीईओ को मारने के लिए आए हुए होते हैं। वो काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में दिखाई देते हैं, जिसके बाद एक बंदे के तो सिर भी फूटा हुआ होता है और खून निकला है। वहीं पर सीईओ खड़ा होता है और वह काफी गुस्से से उनको देख रहा होता है, जिससे हमें काफी खतरनाक सा लुक मिलता है अपने सीईओ का। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं दो पुराने बंदों को, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का होता है। तभी वह लड़की कहती है, हम यहाँ क्यों हैं। तभी उनके सामने एक लड़की आती है। वह कहती है, तुम्हें यहाँ पर आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई है। वह लड़की गुस्सा होने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं के पास एक और बंदा आ चुका होता है। वह काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, वह कहता है, तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा तमीज से रहना चाहिए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को और वह काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें खुद ही जाकर वहां पर काम करना चाहिए और उस बंदे को खत्म करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वह बंदा कहता है, क्या अब मुझे जाना पड़ेगा उसके पास। और हमें दिखाया जाता है ये बंदा होता है मीरा क्रेडिट एजेंसी का टीम 2 का लीडर योम डोंगसुक। तभी भाई कहता है, चलो अब ठीक है मैं खुद जाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है सीईओ का अपार्टमेंट, जहाँ पर भाई चोंग डुंगसुक आ गया होता है। तभी भाई चोंग डुंगसुक कहता है, चलो मैं पहुंच गया। और वह सीईओ के बिल्डिंग के नीचे की प्लेट देकर कहता है, हाँ ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये कितना पुराना है। और कहता है, सीईओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत भी कैसे की। हमें दिखाया जाता है उस चेयरमैन को जो कि अपने ऑफिस में घुसते हुए कहता है, डोंगसुक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डोंगसुक को जो काफी ज्यादा तेजी से चौंक जाता है और लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं उन लोगों की आपस में काफी ज्यादा बहस होने लगती है और हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है एक बंदे के ऊपर, जहां पर वो चेयरमैन उसको कॉल करते हुए कहता है, तुमने उन दो बंदों को भेजा था वो तो गायब हो चुके हैं। क्या सियोंग ने उन दोनों को गायब कर दिया, ये कैसे हो सकता है। तभी वह कहता है, हाँ और ये सच है। तभी वह बंदा कहता है, ठीक है तो मैं खुद जाकर अब वहां पे चेक करूंगा। और वह वहां पे जाता है, अपने साथ काफी सारे बॉडीगार्ड भी ले जाता है। और वह जैसे ही सीओ के रूफटॉप पर पहुंचता है, वह कहता है, जाओ तुम लोग आगे बढ़कर देखो। तो सभी लोग जाने लगते हैं सीओ के अपार्टमेंट पे और हमें दिखाया जाता है कि उसका अपार्टमेंट का गेट खुला होता है। जैसे ही वो लोग रूफटॉप से सीधे सीओ के अपार्टमेंट में जाने लगते हैं, हमें दिखाया जाता है सीओ को जो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा हो चुका होता है और वह सबको मार दिया होता है। तभी वो जिसने सुपारी ली होती है वह अंदर आता है और वह देखता है कि उसके सारे बंदे मर चुके होते हैं। और वह कहता है, ये कैसे हुआ, क्या ये सीओ ने किया है। वह काफी ज्यादा घबराते हुए सीओ की ओर देखता है। तभी वह इतने ज्यादा घबरा जाता है, वह कहता है, ये मॉन्स्टर है क्या इतना बड़ा। और हम देखते हैं अपने सीओ को जो काफी ज्यादा हैवीली लुक में आ जाता है और ये देख के भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और हम देखते हैं वह एक ही पंच में धराशायी हो जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीओ के अपार्टमेंट में बहुत सारी पुलिस आ जाती है, जहाँ पे हमें आगे दिखाया जाता है पुलिस वाले सीओ की बिल्डिंग के किराएदारों से काफी सारी पूछताछ करते हैं। वह पूछते हैं यहाँ पर आगे क्या हुआ था और हमें बताया जाता है कि पुलिस वाले कहते हैं यहाँ पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी, फिर भी यहाँ पर ये ऐसा केस कैसे आ चुका है। और वह ऊपर चढ़ते हुए जाते हुए कहते हैं, रूफटॉप का गेट तो पहले से ही खुला हुआ है। वह अंदर जाते और देखते हैं कि लॉक टूटा हुआ नीचे डला है। वह डर जाते हैं, वह कहता है, किसी ने तो यहाँ पर इसको तोड़ा है। और हमें दिखाया जाता है वो पुलिस वाले सीओ के अपार्टमेंट का दरवाजा ठोकने लगते हैं और हमें दिखता है कि सीओ का दरवाजा जैसे ही खोलता है, उसका बड़ा सा शरीर देखकर दोनों पुलिस वाले डर जाते हैं
और गाइस हमें भी अभी पता चला है कि सीओ का शरीर इतना बड़ा हो चुका है और वो दिखाया जाता जिसके आगे पुलिस वाले तो एकदम पिद्दी लग रहे होते हैं। वह घबरा कर कहते हैं व्हाट, ये कितना बड़ा मोस्टर जैसा बंदा, ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है वह पुलिस वाले कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे, कौन हो तुम। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीओ के अपार्टमेंट के बाहर इतने सारे बंदों की लाशें पड़ी होती है। पुलिस वाले कहते हैं ये लोग, क्या इनको तुमने मारा है। तभी सीओ गुस्से से उनकी तरफ देखता है और गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सीओ के अपार्टमेंट को, जिसके नीचे काफी सारी एम्बुलेंस एंड पुलिस आई हुई होती है और वह सारी लाशों को ले जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को, वह देखकर डर जाता है और अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है क्या ये सारे मेरे बंदे हैं, इनको इस तरह किसने मारा है। और तभी वह कहता है क्या क्या ये सीओ ने मारा है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है सीओ के अपार्टमेंट पर, जहां पर वो पुलिस वाले काफी ज्यादा डरते हुए अपने सीओ से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। जहां पर सीओ कहता है मेरे पास अभी सिटीजनशिप नहीं है और मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ। तभी वो पुलिस वाला कहता है क्या सिर्फ 18 साल का बंदा, वो भी 2 फीट लंबा। वहीं पर हमें दिखाया जाता है दूसरे पुलिस वाले को, वह कह रहा होता है फोन पर कि मुझे इस केस से विड्रॉल फॉर्म चाहिए क्योंकि मुझे इस केस से निकलना है। तभी वह कहता है दूसरा वाला बंदा क्या तुम क्या कह रहे हो। और हमें दिखाया जाता है उस दूसरे वाले की बात कंफर्म हो जाती है। वह कहता है मैं इस केस को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम अपना देख लेना। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाले जा चुके हैं और सीओ अपनी आंट से कॉल पर बात कर रहा है। वह कहता है आंट मुझे आपसे बहुत कुछ कहना और बताना है। तभी वह कहता है लेकिन ऐसे कॉल पर नहीं, मैं आपसे फेस टू फेस आकर सारी कन्वर्सेशन शॉर्ट करूंगा। और कहता है कि अभी तो मुझे काफी ज्यादा ट्रेवल करना है। तभी सीओ की आंट कहती है ट्रेवल कहाँ करना है। तभी सीओ कहता है मुझे शायद कोरिया जाना पड़े। और आंट कहती है क्या कोरिया आउट ऑफ द कंट्री। तभी सीओ कहता है हाँ ठीक है, तो अब मैं कॉल रखता हूँ। तभी आंट कहती है अपना ख्याल रखना और वह कॉल काट देती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं बुलिस जुनियोक और चोंगसू को, जो आपस में कॉल पर बात कर रहे होते हैं। वह कहते हैं अभी 2 दिन बीत चुके हैं और कोई भी न्यूज नहीं आई है, सीओ के बारे में कुछ पता नहीं चला है। तभी चोंगसुक कहता है क्या अभी भी कुछ पता नहीं चला है, ये कैसे हो सकता है, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। वह कहता है कि तुम मुझसे मिलो और हम अपनी बात को सॉर्ट कर रहेंगे। तभी वह अपना कॉल काटते हुए कहता है क्या ये बंदा क्या कर रहा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये सारे लोग मीटअप कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुमने अभी भी कुछ नहीं किया है, इवन यहाँ तक तुम उसकी एक सिंगल पिक्चर भी नहीं ला सके। तभी वो कहता है मैंने पूरी कोशिश की है। और वह कहता है तुम मुझे अपने जैसा नहीं समझो, मैं 2 साल काट कर आया हूँ विदेश की। जिसके बाद ये लोग आपस में एक दूसरे को चिल्लाने लगते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीओ के अपार्टमेंट के नीचे एक और बंदा आ चुका होता है जिस पर वह कहता है क्या मुझे एक और मिशन मिला है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है एक नए सस्पेंस के साथ। हमें ये भी पता करना है ये बंदा कौन है। तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं उन्हीं 2 सस्पिशियस पर्सन को जिनको मैसेज आया होता है एक मिशन का। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सीओ के अपार्टमेंट के रूफटॉप पर आ चुके हैं। तो वो पतला इंसान कहता है मोटे इंसान से केंटा हमारा टारगेट एक 18 साल का बच्चा है। तभी वह कहता है क्या सिर्फ 18 साल का बच्चा, लेकिन उसने तो यहाँ पर बहुत सारा खून खराबा कर चुका है। तभी वह मोटा केंटा कहता है कि तुम रुको, आगे से बहुत ज्यादा डरावना सेंस आ रहा है, मुझे फील हो रहा है कि सामने कोई बीस्ट है, एक खतरनाक जंगली बीस्ट। तभी वह पतला कहता है क्या बीस्ट। तभी वो मोटा इंसान कहता है शायद ये डॉग है। और वह कहता है कि आराम से संभल कर आगे बढ़ो, हमें अपना मिशन पूरा करना है बहुत ही आसानी से और हमें अपने आप को संभाल कर रखना है। तभी वो पतला इंसान अपने स्टांस में आ जाता है और वह कहता है लेट्स बिगिन। तभी हम देखते हैं सीओ अपना दरवाजा तोड़ते हुए बहुत ही खतरनाक एंट्री करता है और कहता है हाँ तुम लोग कौन हो। और वह एक ही मुक्के से उस पतले वाले इंसान
इंसान को उड़ा देता है अपने मुक्के से। और यह देखकर मोटा इंसान कहता है क्या इतना पावरफुल। और भाई मोटा इंसान अपने सीओ के ऊपर एक पंच मार देता है उसके फेस पर, और हम देखते हैं सीओ को कुछ भी नहीं हुआ होता है। भाई अपना एक हाथ हवा में उठाता है और कहता है मुझे पंच मारा, और वह एक ही पंच में उसे छत में गाड़ देता है। और हम देखते हैं कि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका होता है। तभी वो पतला इंसान जिसको सीओ ने पंच मारा होता है वो जाली पर टंगा होता है, और वह कहता है केंटा तुम ठीक तो हो। इसी के साथ हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं पुलिस को, वो बार में बैठे हुए होते हैं और कहते हैं हमारा काम कैसा चल रहा है। तभी एक बंदा उनके सामने होता है, वह कहता है बढ़िया है सब। और तभी उसके फोन में एक कॉल आती है, वह कहता है ये किसकी कॉल है, मुझे कॉल अटेंड करनी होगी। वह कॉल उठाता है, तभी वहाँ से कहता है तो तुम जापानीज हो। और वह इंसान कहता है केंटा तुम कैसे हो। तभी सीओ उसकी छाती पर पैर रखते हुए कहता है केंटा तो अब गया। तभी यहाँ पे वो पर्सन कहता है क्या केंटा इतना पावरफुल है फिर भी वो कैसे हार सकता है। और हमें दिखाया जाता है केंटा एक ही पंच में लोगों को हरा रहा है। तभी वह अपना फोन रखते हुए कहता है क्या मैं फोन काटने वाला हूँ। तभी वो सीओ कहता है एक बार अपने केंटा की आवाज तो सुन के जाओ। तभी वह अपनी लात का प्रेशर थोड़ा बढ़ाता है और केंटा चिल्लाने लगता है आ। तभी वह कॉल कट कर देता है। यहाँ पर वो पर्सन कहता है मैं इस सीओ को छोड़ूंगा नहीं। तभी सीओ कहता है क्या एक भाग रहा है। तभी हम देखते हैं वो जो केंटा के साथ एक और पतला इंसान है वो कार में बैठकर भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर सीओ आ जाता है, वह कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और इतना कहते ही सीओ अपने एक ही हाथ से कार की छत फाड़ देता है और उसको एक हाथ से उठाकर फेंक देता है और कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है पुलिस के पास। वह कहते हैं क्या केंटा भी मारा गया, हमारा मिशन फेल हो गया। तभी वह कहता है ये कैसे हो सकता है, केंटा कैसे हार सकता है, वो तो इतना स्ट्रांग था फिर भी। तभी हमें वो पर्सन जो कॉल पर बात कर रहा है वो कहता है शांत रहो, सीओ शायद बिल्डिंग के नीचे है। और हमें दिखाया जाता है कि सीओ भी उसी बिल्डिंग के नीचे आता है और हम देखते हैं वो काफी खतरनाक लुक में खड़ा होता है साथ में अपने स्वॉर्ड को लेकर। उसी बंदे की कार में उस बिल्डिंग के पास आ जाता है और उस बंदे से पूछता है कौन से फ्लोर में है वो लोग। तभी वह कहता है 8वें फ्लोर पर। और हम देखते हैं सीओ अपने काफी ज्यादा ओपी वाले लुक के साथ बाहर निकलता है, साथ में अपनी शॉर्ट टांग होता है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग उसकी फोटोज एंड वीडियोस बनाने लगते हैं। वह कहते हैं ये कितना बड़ा इंसान है, इसके 4 आर्म्स देखो, मैं भी ये। जिसके बाद सीओ इन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और हम पीछे देखते हैं उसी पतले दुबले इंसान को जिसका ठोपड़ा पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है, जिसको देखकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है पुलिस के पास और हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं क्या हो रहा है, क्या नीचे सीओ आ चुका है। तभी वह बंदा कहता है हाँ, और कहता है हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा। तभी वह एक सोल्यूशन बताता है, वह कहता है कि यहाँ पर 3 स्टेयर्स है, हमें अलग अलग स्टेयर्स पर जाना होगा। अगर हम लोग एक ही स्टेयर से सभी लोग नीचे गए तो ये हो सकता है कि उस पर सीओ आ रहा हो। और हम देखते हैं वह कहता है क्या हमें अलग होना पड़ेगा, हमें तो एक साथ रहना चाहिए ताकि हम उससे बच सकें। तभी वह कहता है सीओ बहुत ज्यादा पावरफुल है, इवन पुलिस भी है उसके साथ। और वह कहता है हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। तभी वो सब लोग कहते हैं तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तभी वो येलो बालों वाला बंदा कहता है ये सब बास्टर्ड हैं, और निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं सीओ को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगता है, जिसको हम देखते हैं सभी लोग बाहर निकल रहे होते हैं और कहते हैं सभी लोग बास्टर्ड हैं और गालियां देते हैं। और एग्जिट के पास जैसे ही पहुंचते हैं उनको दिखता है कि वहां पर पुलिस आ चुकी है। वह कहता है साले अंडर कर दो। हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है उसी येलो वाल वाले बंदे के पास जो कि बेहोश होकर पड़ा होता है, जहां पर उसको आवाज आती है हे चांगसू। और वह धीरे धीरे अपनी आंख खोलते हुए देखता है जिसके सामने अपना सीओ खड़ा होता है काफी ओपी वाले लोग के साथ में। और हम देखते हैं वह उसको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने पीछे देखता है, वहां पर एक बंदा बैठा होता है जिसको अपने सीओ ने अच्छी खासी धुलाई दी होती है, जिससे उसका मुंह एकदम भरते जैसा बन जाता है। जिसको देखकर वो येलो बाल वाला बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और पूछता है अपने सीओ से तुम कौन हो। जहां पर अपना सीओ काफी ज्यादा गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे भूल गए, ये सब होने के बाद भी।
जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के पास काफी सारा पुलिस और काफी सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। तुमने इस बिल्डिंग में काफी सारे लोगों को हॉस्टेज बना रखा है, तुम कौन हो, हम लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। जिसके बाद हमारा सीन आता है सीयूं के ऊपर। तभी सीयूं उस येलो बाल वाले बंदे से कहता है, हे जियांगसू। जिस पर वो बंदा शॉक हो जाता है। वह कहता है, तुम मेरा नाम जानते हो? तभी वह कहता है कि ये मैं हूँ, मैं सीयूं हूँ। और वह येलो बाल वाला बंदा डरते हुए कहता है, क्या तुम सीयूं हो? और इसी के साथ वह अपने फ्लैशबैक में जाता है और कहता है, ये वही बंदा नहीं हो सकता है, इसको मैंने कितना ज्यादा बुली किया, ये काफी ज्यादा कमजोर था, इसको तो मैं बाएं हाथ से हरा सकता था। और हम देखते हैं वह इतना सोचने के साथ ही बहुत ज्यादा घबराने लगता है और कहता है, क्या ये सच में तुम ही हो सीयूं? तभी हमें दिखाया जाता है मीडिया को। मीडिया कहती है, हाँ मुझे तुम्हारा नाम तो अब पता चल गया है, लेकिन तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी डिमांड क्या है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर आता है उस पीले वाले बंदे पर। भाई सोचते हुए कहता है, ये वही सीयूं तो नहीं हो सकता, वो कितना छोटा और पिद्दी सा था, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तभी हमारा सीयूं कहता है, 3 साल पहले इन लोगों की वजह से मेरे पेरेंट्स चले गए। और अब मीडिया के सामने चिल्लाते हुए कहता है, ये मेरे पेरेंट्स के हत्यारे हैं, तो मैं इनको मार कर रहूंगा। और इतना सुनते ही सारे मीडिया के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। भाई कहते हैं, ये वही इंसिडेंट था क्या? तभी हमारा सीन सीयूं पर आता है और हमें दिखाया जाता है वह अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उस पीले बाल वाले बंदे के ऊपर रख देता है, जिस पर वह बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी गर्दन से काफी ज्यादा ब्लड भी निकलने लगता है और वह चिल्लाता है, मॉम डैड कहाँ हैं आप? और हमें दिखाया जाता है सीयूं को, वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, क्या तुम अपने मॉम डैड को बुला रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड की हत्या हुई है। और वह काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम कैसे ये सोच सकते हो कि तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर आएंगे? इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीयूं का काफी बड़े स्केल का ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, जिसमें बताया जाता है ये काफी बड़ा ब्रॉडकास्ट है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें दिखाते हैं काफी सारे लोग इसको देखते हैं और कुछ लोग सीयूं का नाम सुनते ही कहते हैं, ये शायद वही बंदा है जिसकी मॉम डैड ने उस बार हत्या कर ली थी आग लगाकर। और कहते हैं, ये 3 साल पहले का इंसिडेंट था, लेकिन ये अब इतना पावरफुल कैसे हो गया? ये तो काफी ज्यादा बुली हुआ था उन लोगों से। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है और मीडिया के ऊपर। वह कहते हैं, इस सीयूं ने जिसको हॉस्टेज बनाया है वो प्रेसिडेंट एक्स का बेटा है, जिनकी काफी बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है। और हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट की कंपनी को, जिसमें काफी ज्यादा लोग एक बंदे को सर्विस दे रहे होते हैं सिक्योरिटी की। और इसमें वह बंदा कहता है, ये सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस की कंपनी है। और वह कहते हैं, इस सीयूं ने सच में बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। इवन यहाँ पे इसके मॉम डैड ने 3 साल पहले काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट किया था और अब ये बंदा भी। जिसके बाद वह जर्नलिस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि 3 साल पहले तुम विक्टिम के रूप में थे और अब तुमने खुद ही इतना बड़ा क्राइम करने जा रहे हो। और हमें दिखाया जाता है सीयूं को, जो कि उस येलो बाल वाले बंदे के ऊपर स्वॉर्ड रखता है, जिस पर वो जर्नलिस्ट कहता है, ये हॉस्टेज काफी ज्यादा डेंजर में है। यहाँ तक कि सीयूं भी कोई भी नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है, इसकी कोई भी डिमांड नहीं है, ये बस उसको मारना चाहता है। तभी हम देखते हैं सीयूं को, वह कहता है, मैं ली सीयूं, जंग सुंग, किम जंग हुंग, किम जिन हूँ, ली सुहो, जंग डंग हुंग, नाम हियुंग, डैन हियुंग, यहाँ तक कि किम जंग सुंग वो भी मार दूंगा। यहाँ पर किम जंग सुंग तो अभी मरने वाला है। और गाइस, यहाँ पर अगर मेरे से नाम लेने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये नाम काफी ज्यादा अटपटे हैं। और हम आगे देखते हैं, सीयूं कहता है, मैं इन सबको मार दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैं अपने हाथों से मारूंगा और तुम्हारी सिस्टर को भी मैं अपने हाथों से मारूंगा। और सीयूं अपने और वह कहता है, यहाँ तक कि मुझे पुलिस भी नहीं रोक पाएगी, उससे पहले मैं सबको मार दूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की पकड़ मजबूत करता है, जिस पर वो येलो वाले बंदा कहता है कि मेरे डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी मौत पक्की रहेगी अगर तुमने मुझे मारा। जिसके बाद सीयूं उसे गुस्से से देखता है, जिस पर वो येलो बाल वाला बंदा काफी ज्यादा कांपने लगता है और कहता है, ये मुझे कैसा डर लग रहा है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं सीयूं काफी डरावने लुक के साथ अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और एक ही स्विंग में उस येलो बाल वाले बंदे के 2 टुकड़े कर देता है, उसका गला उसके धड़ से अलग कर देता है। जिस पर उसका गला नीचे गिरते ही सब लोग
लोग चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं ये क्या हुआ, उसने उसका गला काट दिया। और हमें दिखाया जाता है सीयूंग को जो अपनी स्वॉर्ड को वहीं फर्श पे गाड़ता है और काफी ओपी वाले लुक में खड़ा होता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर सीयूंग ने उस येलो बाल वाले बंदे का सिर काट दिया होता है, जिसको पूरे जापान ने ब्रॉडकास्ट के थ्रू देखा होता है। जहां पर हमें दिखाया जाता है कि उस येलो बाल वाले बंदे के डैड, जहां पर वो कहता है चांगसू, और वह अपना आईपैड काफी तेजी से टेबल मारते हुए कहता है, तुमने मेरे बच्चे को हाथ भी कैसे लगाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वह तुरंत कॉल लगाता है एक बंदे को। वह बंदा कॉल उठाते हुए कहता है, यस संगबॉक हेयर। और तभी वह काफी तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये सीन सच है। और हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है सीयोंग के पास। तभी हमें दिखाते हैं सीयोंग को और वह काफी गुस्से में लोगों को देख रहा होता है। तभी उस रिपोर्टर को दिखाते हैं जो कहता है, हमें अभी शूट एंड किल का ऑर्डर मिला है, जस्ट इमीडिएटली। और तभी वह कहता है, सारे स्नाइपर टीम एंड पुलिस फोर्स तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं सभी पुलिस वाले सीयोंग की तरफ बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। और तभी एक स्नाइपर वाला सीयोंग पर बंदूक चलाता है और कहता है, टारगेट कंफर्म, टारगेट एलिमिनेटेड। और हम देखते हैं सीयोंग को वो गोली लगने वाली होती है, लेकिन वह अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर लेता है, जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी वह स्नाइपर कहता है, टारगेट फेल्ड। जिसके बाद उनका लीडर कहता है, इसको शूट करने का ऑर्डर मिल चुका है, सभी लोग शूट करो। और हम देखते हैं सभी पुलिस वाले सीयोंग की तरफ फायर करने लगते हैं, लेकिन सीयोंग काफी ज्यादा ओपी लुक के साथ अपनी स्वॉर्ड को लेकर उस पूरी बिल्डिंग को चीरते हुए नीचे आ जाता है। और हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग के बीच से सीयोंग की स्वॉर्ड निकली होती है और सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, ये कैसे किया इसने। तभी वो सब पुलिस वाले कहते हैं, उसको भागने मत दो, उसका पीछा करो। तभी सीयोंग कहता है, तो मुझे यहाँ पर इनसे फाइट करनी होगी, जो लोग भी मेरे रिवेंज के बीच में आएंगे उनको मरना ही पड़ेगा। और वह काफी तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग मेरे रिवेंज के बीच में आ रहे हो तो तुम सबको भी मरना पड़ेगा। और इतना कहते ही सीयोंग अपनी स्वॉर्ड को काफी तेजी से थ्रो करता है, जो कि एक पुलिस वाले कार में लगती है और वो कार हवा में उड़ जाती है। और देखते हैं हम सीयोंग को जो काफी तेजी से भागते हुए जाता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है हवा में ही। और देखते हैं उस कार को इतनी तेजी से नीचे फेंकता है कि उस कार में आग लग जाती है, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा धमाका होता है। और हम देखते हैं सभी लोग उससे बचते हैं। तभी सीयोंग उस आग के बीच में से काफी ज्यादा ओपी वाले सीन के साथ निकल के बाहर आता है। हम देखते हैं सीयोंग आग से काफी ओपी वाले लोग के साथ बाहर आता है, जिसको देखकर वो सभी ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं, इसको आग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्या। तभी वो ऑफिसर कहता है कि तुम फायर के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं वह फायर के लिए ऑर्डर कर देता है, जिसके बाद सभी लोग सीयोंग के ऊपर फायर करने लगते हैं। और हम देखते हैं सीयोंग अपने एक ही स्लैश से सभी के बुलेट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद उनका लीडर कहता है, स्नाइपर टीम तैयार रहो शूट के लिए। तभी हम देखते हैं स्नाइपर टीम 1 कहती है, आई एम प्रिपेयर, एंड 2 भी कहती है, आई एम प्रिपेयर। जिसके बाद हम देखते हैं उसने सीयोंग के ऊपर गोली चला दी होती है, जो कि काफी स्पीड से सीयोंग की आंख के एकदम करीब आ जाती है। लेकिन तभी सीयोंग अपनी स्वॉर्ड के साथ उस गोली को डिफ्लेक्ट कर देता है। और तभी इसको देखकर सभी लोग घबराते, वह कहते इसके रिफ्लेक्सेस इतनी तेज कैसे हैं। और हम देखते हैं सभी लोग सीयोंग के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सीयोंग काफी ज्यादा ओपी वाले लुक के साथ सभी के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वह गोली से बचते हुए आता है और अपने एक ही स्लैश के साथ 2 बंदों को जमीन में धंसा देता है। और जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि सभी लोग इसको देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और गाइस, इसमें तो सभी लोग बार बार डर ही रहे हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसमें कोई भी डरना नहीं है। एंड हम देखते हैं सीयोंग का एक और ओपी वाला लुक, जिसमें सीयोंग काफी तेजी से चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 2 बंदों को, जो कि टीवी में सबको देखते हुए कहते हैं, क्या अब नेक्स्ट बारी हमारी है क्या, ब्रदर तुम कैसे मर सकते हो। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फाइट वाला सीन, जहाँ पर लोग काफी ज्यादा घबरा रहे तो भाग रहे होते हैं, जहाँ पर एक बंदे का इलाज भी हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वही जो उन टीम का लीडर होता है,
उसने एक बंदे को काफी तेजी से गले में पकड़कर दीवार से सटा दिया होता है और उससे कहता है तुमने हॉस्टेज को बचाया क्यों नहीं, वो मर कैसे गया। तभी वह कहता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है सीओ के पास, जहाँ पर सीओ के सामने वही बंदा होता है और वह कहता है कि तुम मुझसे कोई बात करने वाले थे उन बच्चों के बारे में, तो बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। जिसके बाद वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा कुछ कहता, उससे पहले उसी ब्लैक शर्ट वाले बंदे ने उसको काफी तेजी से मुक्का मारा और वह वहां से लेकर भाग गया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। तभी हॉस्पिटल में बैठा हुआ बंदा कहता है ये हमारे साथ क्या हो गया, और साथ ही वो काफी ज्यादा कांप रहा होता है। तभी कुर्सी पर बैठा वाला बंदा अपना सिर पकड़ के कहता है ये बहुत बुरा हुआ, और हमारा इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीओ को, जो कि उसी हॉस्पिटल की तरफ देखता है। देखते हैं वो बंदा चिल्ला रहा होता है टेलीविजन को देखकर कि सीएम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक लड़की आई हुई होती है और वह कहती है तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है तुम कौन हो। तभी वह लड़की बताती है मैं सीक्रेट सर्विस की तरफ से हूँ और तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। तभी वह एकदम अचानक से आते हैं और उस लड़की को उठाकर ले जाने लगते हैं और वहां पर वह कहता है तुम लोग कौन हो, ऐसे क्यों जा रहे हो। तभी वह कहता है चलो तुम सीक्रेट सर्विस की तरफ से हो तो मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा, और वह उनके साथ जाने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है सीओ के पास। वह देखते हुए कहता है हाँ वो सभी लोग हॉस्पिटल में हैं, और हम देखते हैं सीओ वहीं बिल्डिंग से सीधा जंप लगा देता है और हमारा यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है भाई पुराना वाला बंदा चिल्लाकर कहता है इस हॉस्पिटल से जल्दी निकलो, यहाँ पर भी खतरा है। और हमें दिखाई देता है काफी सारे बॉडीगार्ड उन दोनों को लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहां पर वही बंदा कहता है हम इतनी ज्यादा शक्ति क्यों पेश कर रहे हैं, और वो इतना कहता है ये कि हमें दिखाई दिया जाता है कि सीओ काफी ज्यादा स्पीड में खिड़की का कांच तोड़ते हुए अंदर आता है, और वह इतनी स्पीड से आता है कि सामने की दीवार भी टूट जाती है। और जब वो बाहर निकलता है तो सभी बॉडीगार्ड देखकर उसको डर जाते हैं। वह कहते हैं इतना बड़ा इंसान ये कैसे हो सकता है, इसकी वजह से हॉस्पिटल की दीवार भी टूट गई है, ये रियल नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं सीओ उस टूटी हुई दीवार से बाहर आते हुए देखता है तो उसके सामने तो ये सभी पिद्दी से लग रहे होते हैं। तभी वह कहता है तुम लोग अब नहीं बचने वाले। तभी वह लड़की उस बंदे को पीछे ले जाने लगती है और कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा, एलिवेटर दूसरी तरफ है, और वह जाने लगते। तभी सीओ कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते, तुम्हारे ही वजह से मेरे पेरेंट्स को आग लगानी पड़ी और तुम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। तभी वह काफी चिल्लाते हुए सभी लोगों पर हमला कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा बंदूक निकालकर सीओ की तरफ गोली मारने वाला होता है। तभी सीओ उसको इतनी जोर से पंच मारता है कि वह उड़कर उसी टूटी हुई दीवार में घुस जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाते हैं कार को, बंदे बैठे होते हैं और जा रहे होते हैं। वो बात कर रहे हैं कि मास्टर को हमने पीछे छोड़कर सही किया कि नहीं। तभी वह कहता है मिरर में तो अभी कोई नहीं दिख रहा है तो अभी वो ठीक ही होंगे। तभी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है हम इस डेंगू ब्रिज से आगे निकल चुके हैं तो वह हम सुरक्षित हैं। और वह कहता है क्या तुम सच में कंफर्म हो कि हम सुरक्षित हैं। तभी वो बंदा कहता है मुझे मास्टर पे पूरा विश्वास है, वो सीओ को हरा देंगे। और हम देखते हैं ये लोग रिवर की ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की कार के ऊपर सीओ आ जाता है उछलते हुए, और यहाँ पर हमें काफी ज्यादा ओपी वाला लुक दिखता है सीओ का, जिसके पीछे चांद होता है और काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है अपना सीओ। हम देखते हैं उन लोगों की कार के पीछे सीओ आ चुका होता है। वह मिरर में देखते हुए कहते हैं क्या सीओ यहाँ पे पहुंच गया, इसका मतलब उसने मास्टर को हरा दिया। और वह काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, अपनी कार की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, और वह कहता है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं सीओ काफी ज्यादा स्पीड में उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी वह अपनी कार से गन निकालता है और कहता है मैं इसको मार दूंगा, और पीछे की तरफ करकर गोलियां चलाने लगता है। तभी हम देखते हैं जिस पर पहले सीओ खड़ा था वह कार ब्लास्ट हो जाती है। तभी वो कहते हैं कि इस कार की ब्लास्ट है तो वो पक्का मर गया होगा, यहाँ तक कि कोई मॉन्स्टर भी होगा तो वो भी मर जाता। और हम देखते हैं कि सीओ काफी ज्यादा स्पीड में हवा में जंप करते हुए आता है और उनकी कार के बोनट पे गिरता है और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और तभी वो लोग देखकर घबरा जाते हैं। तभी सीओ अपने एक ही हाथ से
कार की रूफ को निकाल फेंकता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं हमें छोड़ दो। और सियोंग कहता है हाँ तुम लोग पकड़ गए हो। अपनी स्वॉर्ड को ऊपर हवा में स्विंग करता है और कहता है अब तुम लोग गए। तभी वह कहता है जल्दी से ब्रेक लगा, और वो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो हम देखते हैं सियोंग काफी ज्यादा स्पीड में आगे की ओर जाता है, लेकिन वह अपनी स्वॉर्ड को ब्रिज में गाड़ते हुए अपने आप को बैलेंस करता है और अपनी स्पीड कम करता है और वह रुक जाता है। तभी हम देखते हैं सियोंग के पीछे जहाँ पर कई सारे आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं और वह अपनी गन से कुछ स्मोक ग्रेनेड टाइप का कुछ मारते हैं सियोंग की तरफ, जो जैसे ही ब्लास्ट होता है तो सियोंग अपने आप को बचाते हुए ब्रिज के ऊपर वाली साइड में जाकर चिपक जाता है। वह अपने हाथों से ब्रिज के पोल को पकड़े हुए होता है और हम देखते हैं इसको देखकर वो मिलिट्री ऑफिसर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद सियोंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं वहां पर जो आर्मी ऑफिसर का कमांडर होता है वह सियोंग की तरफ फायर करने का ऑर्डर देता है, जहाँ पर सभी ऑफिसर सियोंग की तरफ फायर करने लगते हैं, लेकिन सियोंग काफी ज्यादा स्पीड में उन लोगों की तरफ अटैक कर देता है और अपने एक ही स्लैट से कई सारे आर्मी ऑफिसर को घायल कर देता है। वह कहता है अगर तुम मेरे रिवेंज के रास्ते के बीच में आओगे तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा अपने हाथों से। और वह कहता है तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, हमारे पास स्पेशल वेपन्स हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि वो जो कार से भाग रहे होते हैं वह ब्रिज की दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहां पर एक हेलीकॉप्टर उनका वेट कर रहा होता है। जहां पर वो जैसे ही उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं वह तुरंत ही उसमें बैठने के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं अपने सियोंग को, वह अपने काफी ज्यादा ओपी वाले लुक के साथ अपनी स्वॉर्ड को अपने फेंकने के स्टांस में आ जाता है और हम देखते हैं वहां पर सियोंग को दिखाई देता है वही हेलीकॉप्टर। वह कहता है क्या ये लोग निकल गए? तभी हम देखते हैं अपने सियोंग को, वह कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों को ढूंढूंगा और तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और हम देखते हैं सियोंग काफी ज्यादा गुस्से में वहां से निकलने लगता है। तो वेल गाइस, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पर एक घर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है दी विदो हाउस। वहां पर हमारे सियोंग के जो दुश्मन होते हैं मतलब कि पुलिस, उनके फादर्स बैठकर टीवी पर सियोंग के वीडियोस देख रहे होते हैं। वह कहते हैं क्या ये वही 18 साल का सियोंग है? वो तो इतना कमजोर था, वो इतने जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो गया? तभी वो कहता है इसने अपने शरीर में अम्बुजा सीमेंट इम्प्लांट करवा लिया है क्या? ये इतना पावरफुल और इतना ताकतवर हो गया है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सियोंग का पुराना आईडी कार्ड, जिसमें वो लोग कहते हैं ये कुछ साल पहले तो ये लैंडी सा लड़का था, ये इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया? तभी वो लड़की कहती है कि वो जो ब्लू विंग मीडिया है उससे हमें पता चला है कि सियोंग ने खुद को अपने आप ही ट्रेन किया है, वह किसी से ट्रेनिंग कुछ भी नहीं लेता है। और हमें दिखाया जाता है सियोंग का वही वाला वीडियो जिसमें वो धमकी दे रहा है कि मैं अपने मॉम डैड के कातलों का अपने हाथों से बदला लूंगा, अपने हाथों से मारकर। इस वीडियो को देखने के बाद वो जो जिसका कत्ल हुआ था सियोंग, उसका बाप कहता है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, एक तो इसने मेरे बेटे को मारा और ऊपर से मुझे ही धमकी दे रहा है, मैं इसको छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। और काफी गुस्से में कहता है सियोंग तुम बच कर रहना, अब तुम नहीं बचने वाले। तभी हमें दिखाया जाता है सियोंग को जो कि अपने मॉम डैड के कब्र पर जा रहा होता है, तो वहां के गार्ड उसको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह कहता है ये मॉन्स्टर जैसा इंसान कौन आ गया है? तभी दूसरा इंसान कहता है वो शायद अपने मॉम डैड या फिर किसी रिश्तेदार को मिलने आया होगा जो यहाँ पर मर चुका है। और हमें दिखाया जाता है सियोंग को, वो अपने मॉम डैड की कब्र पर आता है, वो कहता है मॉम एंड डैड आई एम सॉरी बट मैं ताकतवर हो गया हूँ और अब मैं आपका और अपना दोनों का रिवेंज लेकर रहूंगा। और ये सब कहते ही वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है। वो कहता है मॉम डैड आई मिस यू। वह अपने मॉम डैड से कहता है आप लोग यहाँ पर रिलैक्स करो और मुझे देखो मैं कैसे अपना रिवेंज पूरा करता हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर काफी ज्यादा पुलिस आ जाती है, वह कहती है पकड़ सियोंग को पकड़ो। और हम देखते हैं वहां पर काफी सारे हेलीकॉप्टर्स एंड बहुत सारे पुलिस काफी सारे लोग आ जाते हैं और कहता है इस सियोंग का भी यहाँ से भागने मत देना। तभी सियोंग कहता है एक एक को चुन चुन के मारूंगा। तभी हमें दिखाते हैं वो जो पिछली बार लड़ाई से भाग गया था वही ऑफिसर आता है
और सीएम को कहता है चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया गया है, कहीं पर भागने की कोशिश मत करना, अपने आप को सरेंडर कर दो। और हमें दिखाया जाता है सीएम को जो कि हंसते हुए कहता है हाँ ये लोग मुझसे सरेंडर कराएंगे इनकी तो। और दिखाया जाता है काफी सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। वह कहते हैं इसका बिना सोचे समझे सीधा गोलियां बरसाना चालू कर दो, इसको भागने मत देना, यहीं पे इसको मार डालो, इसी कब्रिस्तान में इसकी कब्र खोद दो। और जिस पर सीएम कहता है क्या मेरी कब्र खोदोगे, तुम लोगों की तो काफी ज्यादा ही उम्र बढ़ गई। और वह काफी गुस्से में देखते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सीएम के ऊपर मिलिट्री हेलीकॉप्टरों से फायरिंग शुरू हो जाती है और हम देखते हैं अपने सीएम को। वह कहता है ये गोली इसको तो मैं हगते हुए भी संभाल सकता हूँ। और सीएम कहता है इतने पिद्दी से हमले से मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तभी उन गोलियों से जो आसपास में ब्लास्ट जैसा हुआ होता है उसको देखकर वो जो ऑफिसर होता है वो कहता है लगता है सीएम गया। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है क्या ये बच गया, लेकिन इसकी स्वाड़ ये तो हेलीकॉप्टर के पास जा रही है। तभी हम देखते हैं अपने सीएम को जिसने अपनी स्वाड़ को हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक दिया होता है और वो जैसे ही हेलीकॉप्टर में टकराती है हेलीकॉप्टर के आर पार हो जाती है। जिस पर वो कहता है मुझे तो पता ही था ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वह कहता है ये हेलीकॉप्टर तो गया अब। लेकिन तभी हम देखते हैं सीएम के ऊपर कहीं से हमला हुआ होता है और जिसको बचते हुए सीएम काफी ज्यादा दूर हो जाता है। और हम देखते हैं जहां सीएम खड़ा होता है वहां पर काफी ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है। तभी सीएम कहता है ओ तेरी ये क्या था। और इसी को देखकर वो अफसर भी चौंक जाता है। वह कहता है ये हमला तो मेरे किताब में ही नहीं था, ये आ कहां से गया। और वह कहता है शायद और भी बैकअप आया है। तभी हम देखते हैं अपने सीएम को जो काफी ज्यादा ओपी वाले लुक के साथ बचते हुए बाहर आता है। जिसको देखकर वो अफसर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह कहता है ये बंदा ये पक्के से मॉन्स्टर है, ये कौन सी चक्की का आता खाता है, ये कभी मरता भी है या नहीं। और हम देखते हैं वो सीएम अपनी स्वॉर्ड को उस हेलीकॉप्टर से निकालता है और कहता है कम वक्त तो पीछे से हमला क्या करते हो, सामने से तो करो, कम से कम मर्द के बच्चे तो कहलाओगे, ये गीदड़ों जैसा हमला क्यों करते हो। और वह कहता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वह अपनी स्वॉर्ड को दांत में दबाते हुए बिल्कुल एक जानवर जैसा फॉर्म लेता है और काफी ज्यादा तेजी से उन लोगों की तरफ भागने लगता है। तभी वो लोग अपनी बंदूकों से गोलियां चलाने लगते हैं और कहते हैं इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं सीएम काफी ज्यादा जिगल करते हुए बिल्कुल एकदम पबजी प्लेयर जैसा सामने की ओर बढ़ते जा रहा होता है। और हम देखते हैं वो इतनी स्पीड में बढ़ता है कि गोलियां भी उसको नहीं टच कर पाती। और पलक झपकते ही हम देखते हैं वो सभी की भुस्सी भरने लगता है। और आगे दिखाया जाता है कि सभी लोग यहाँ पर आधे कटे हुए डले होते हैं। कोई कहता है मेरा हाथ चला गया, कोई कहता है पैर चला गया, लेकिन सभी लोग एक बात जरूर कह रहे थे कि मुझे बचा लो, ये जानवर मुझे मार डालेगा। और हम देखते हैं उसी ऑफिसर को जो कि काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वह कहता है इसकी पावर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सुपर फ्लैश की जैसे। तो अब जिसको भी नहीं पता ये सुपर फ्लैश क्या होता है, सुपर फ्लैश मतलब सुपरमैन और फ्लैश का मिक्सचर। तो ये सब छोड़ो, अपनी मांगवा पे वापस आते हैं और हमें आगे दिखते हैं सीएम जैसे ही उस आदमी और मिलिट्री ऑफिसर्स को मारकर आगे आता है। वह देखता है कि आगे कुछ लोग खड़े होते हैं जिसमें से एक होता है कमांडर। कमांडर फोन पर कहता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है। जिसकी बात कमांडर काफी ज्यादा हड़बड़ाते हुए कहते हैं ये बच्चा ये हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एसेट हो सकता है। और हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है ब्रिज के ऊपर जहाँ पर एक कार जा रही होती है जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं। जिनमें से एक बंदा कहता है तुम इतने सारे हथियार लेकर कहाँ जा रहे हो। जिस पे दूसरा बंदा कहता है क्या तुम इन हथियारों की बात कर रहे हो, ये तो मेरे सुरक्षा के लिए है। और तभी कहता है क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। जिसके बाद हमारा सीन आता है यहाँ की प्रेसिडेंट मीटिंग पर जहाँ पर ये बुढ़े काफी ज्यादा बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और ब्रेव भी है, वो अकेले पूरी आर्मी से लड़ रहा है। जहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये अपने सीईओ की बात कर रहे होते हैं। और एक बंदा काफी ज्यादा गुस्से में कहता है वो मॉन्स्टर है, उसने अपने हाथों से एक टैंक को पूरा क्रश कर डाला और वहां पे ब्लास्ट कर दिया, वो इंसान नहीं हो सकता।
और हमें दिखाया जाता है सीयू का, वो अपनी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा लोगों को मार रहा होता है, पूरी पूरी आर्मी को वाइप आउट करते जा रहा होता है। वो काफी ज्यादा ओपी वाले लुक के साथ कहता है ये तो चींटियों के जैसे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वही व्हाइट वाल वाले बुली को, वह अपना सिर पकड़ते हुए कहता है क्या एक एक करके सबकी जगह हमला हो रहा है और सब मारे जा रहे हैं, ऐसे तो मेरा भी नंबर जल्दी आएगा, मैं इतना लकी नहीं हूं कि मैं बच सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं उसके फोन पे एक फोन आया होता है, जहां पे जैसे ही वो कॉल उठाता है वहां से सीधे गालियों की बरसात हो जाती है। साले कुत्ते कमीने तू क्या कर रहा है, तू यहाँ पर मुझसे बात क्यों नहीं कर पा रहा है, मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तभी भाई भी गुस्से में आकर कहता है क्या तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी बात है कि मेरी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वह कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, यहाँ मेरी जान हलक पर आ चुकी है। जिसके बाद वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे ही बारे में बता रही हूँ, तुम्हें पता है सीयू कितनी ज्यादा तबाही मचा रहा है, भाई एक एक करके सबको मार रहा है, ऐसे तो हमारा नंबर भी जल्दी आने वाला है, हमें कुछ करना चाहिए। तभी इस पर वो बंदा कहता है क्या मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है तुम परेशान मत हो, याद करो हम कैसे सीयू को बुली करते थे, वो पल कितने मजेदार थे। और हम देखते हैं यहाँ पे कि वो सभी बुलीज मिलकर सीयू को काफी ज्यादा बुली कर रहे हैं। और तभी एक लड़की और आती है जो सीयू को बचाने लगती है, लेकिन वो लोग उस लड़की का काफी ज्यादा बुरा हाल कर देते हैं। लेकिन सीयू उसको बचाने के लिए सामने आता है। और गाइस हमें यहाँ पे देखते हैं लड़की काफी ज्यादा खून से लथपथ सी दिखाई देती है, मतलब ज्यादा नहीं फिर भी उसका काफी खून बह रहा होता है और सीयू उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इससे पहले हमें पता चलता है ये लड़की कौन है, हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है।